Hello and welcome back to the YouTube channel of Shri Naveen Adarsh Vidya Mandir. This is the part third of class 8 Geography Resource Importance and Uses. हमने लास्ट टाइम रिसोर्स के बारे में समझा था, वैल्यूएबल रिसोर्स के बारे में, सस्टेनेबल रिसोर्सेज के बारे में. अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स के. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो तीन मेन टाइप होते हैं रिसोर्सेज के: नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन. नेचुरल जो अपने आप डेवलप होते हैं, ह्यूमन मेड जिनको हमने बनाया है एज ह्यूमन्स, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज द ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ हु हेल्प इन मेकिंग दिस नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो वो जो भी इंसान किसी भी तरीके से ह्यूमैनिटी की काम आ रहा है उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर वैल्यूएबल एंड फुलफिल आवर नीड्स इन वन वे और the others, such as land, air, water are called natural resources. The air we breathe, the soil where we grow plants, the water which we have in our lakes, ponds, oceans and other water bodies are precious natural resources. तो everything that we are getting from the nature and is useful for us, जो हमारी needs को fulfill करते हैं या हमारे लिए valuable होते हैं, उनको हम natural resources कहेंगे. जिसके सबसे common example है land, air and water. ठीक है, वाटर आपको लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस में मिल जाएगा. सॉइल आपको सब जगह मिल जाएगी. एयर यू फाइंड एवरीवेयर विच यू टेक इन टू लिव, ब्रीथ करने के लिए जो आपको चाहिएगी. उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसके अंदर भी किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, बायोटेक एंड एबायोटेक. बायोटेक एंड एबायोटेक वी ऑल नो, बायोटेक इज लिविंग एंड एबायोटेक इज नॉन लिविंग. एक्चुअल जो अभी अवेलेबल है और पोटेंशियल जो हमारे लिए काम में आ सकते हैं इन नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर, वॉट एवर इट इज. रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज लोकलाइज एंड यूबिक्विटस. ठीक है, सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. एक्चुअल रिसोर्सेज एंड potential resources. The resources whose quantity is known are actual resources. They are being actually used in present time. Some example of actual resources are petroleum in West Asia, rich deposits of coal in rural region of Germany, dark soil of Deccan Plateau in Maharashtra. Means कि जो resources available है और हमें उनके बारे में पूरा information है, कितना है, कहाँ है, किस quantity में है, their quantity, their quality, everything when we know about them, then they are actually called the actual resources, in which we have these three examples. Then we'll be talking about the potential resources. The resources whose quantity is not known and which are not being used at present are known as potential resources. They may not be used at a present but can be used in future. At present, the technology may not be that advanced, but gradually with time those resources can be developed and utilized and can be turned into actual resources. Some examples are given as the reserves of uranium found in Ladakh can be used in future. In early time, high speed windmills were a good potential resource of renewable resource and has now become an actual resource. Wind farms are developed in Netherlands. In India, they are set up in Nagarcoil in Tamil Nadu and Gujarat coast. तो क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन ड्यू टू सम ड्रॉबैक्स, इट माइट बी टेक्नोलॉजिकल ड्रॉबैक्स और सम अदर काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स, जोग्राफिकल ड्रॉबैक्स, जिनकी वजह से हम उन रिसोर्सेज को एट प्रेजेंट टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दे माइट बी used in near future. And most important thing, जिनकी quantity के बारे में हमें नहीं idea. We know that at this place so and so resource is available, लेकिन कितना, how much is that resource available, वो अगर हमें idea नहीं है तो उसको हम potential resource कहेंगे. जैसे कि लद्दाख के अंदर जो यूरेनियम है, अब वहाँ पे यूरेनियम मिला है जो कि फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है. प्रेजेंटली हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, बट साथ साथ में हमें ये भी नहीं पता है कि वहाँ पे कितना है. आपको एक एग्जांपल जो कि एक टाइम पे पोटेंशियल रिसोर्स था और अभी एक्चुअल रिसोर्स बन गया, दैट इज़ हाई स्पीड विंडमिल्स. विंडमिल्स एक टाइम पे पोटेंशियल था कि लोगों को पता था कि वो उस हवा जो है या जो विंड है उसको एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दे डिड नॉट हैव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट, बट एट प्रेजेंट दे आर यूजिंग इट. गुजरात के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, राजस्थान में कुछ छोटी छोटी जगहों आपको जोधपुर में देखने को मिल सकता है. तो ये सारे अब जब यूज़ होने लगे तो ये अब एक एक्चुअल रिसोर्स हो गया है क्योंकि ये यूज़ हो रहा है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम जब तक ये डेवलप नहीं हुआ था तब तक ये एक पोटेंशियल रिसोर्स था. तो आई गेस इट्स क्लियर.
Next we'll be talking about on the basis of their origin, biotic and abiotic. All resources which are obtained from living organisms are biotic resources. Example of biotic resources are plants from which we obtain cereals, fruits and vegetable. Fish and other animal products are also biotic resources. हर resource जो हम किसी भी living organism से ले रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, जो रिसोर्स आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, इट कैन बी अ प्लांट, इट कैन बी एन एनिमल, एनीथिंग, दैट इज अ बायोटिक रिसोर्स. एंड सिमिलरली अगर कोई भी रिसोर्स आपको किसी भी नॉन लिविंग थिंग से मिल रहा है तो वो एबायोटिक है. इसके अंदर लैंड, वाटर, एयर, रॉक, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आ जाएगी. नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी. रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है जो चीज़ वापस बन सकती है या नहीं बन सकती है. दो टाइप होंगे इसके अंदर, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. वो रिसोर्सेज जो ईजीली रिन्यू हो सकते हैं या जल्दी से रिन्यू हो सकते हैं उसको आप रिन्यूएबल रिसोर्स में लोगे, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया. ठीक है, आज सूरज है तो कल सूरज तो कल भी होएगा, तो आज अगर हम इसको सोलर पैनल में यूज़ कर सकते हैं तो हम कल भी यूज़ कर सकते हैं. ये नियर फ्यूचर में एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है, तो इसको हम रिन्यूएबल में लेंगे. सिमिलरली विंड एनर्जी की बात करेंगे तो सेम ही है, विंड मिल्स हमने बना के रखी है, अब हवा जिस दिन चलेगी ये प्रोड्यूस करेगी, नहीं चलेगी उसे नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है कि आज नहीं चली तो अगले 300 साल नहीं चलने वाली, तो ऐसा कुछ भी. जो चीज़ें बहुत जल्दी रिन्यू कर लेती है अपने आप को वो रिन्यूएबल में आएगी. नॉन रिन्यूएबल के अंदर वो रिसोर्सेज आते हैं जो एक लिमिटेड स्टॉक में, और अगर एक बार वो एग्जॉस्ट हो गए तो इट माइट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू और रिप्लेनिश. जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल अर्थ के अंदर अवेलेबल है, काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन जिस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर वो एग्जॉस्ट हो गया, अगर वो ख़त्म हो गया एक बार, तो कई सारे साल लगेंगे उसको वापस बनने के लिए. और ऐसा नहीं कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, नहीं, इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू रिप्लेनिश अगेन. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे. डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जब हम बात करेंगे तो वी हैव लोकलाइज एंड यूबिक्विटस. ठीक है, these resources are found in a specific region such as mineral and oil. Their distribution depends on various physical factors such as climate, terrain, altitude. Example, minerals such as coal are found in Bihar and Orissa. ये एक स्पेसिफिक रीजन में ही आपको मिलेगा, जैसे मिनरल्स या ऑयल्स, आप उसको एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर कर सकते हो. और रीजन्स अगर जो भी होंगे उनके अंदर उनके जो फिजिकल फैक्टर्स है वो कॉमन रहेंगे, जैसे क्लाइमेट हो गया, उसका टेरेन हो गया, अल्टीट्यूड हो गया. तो बेसिकली एक जैसे से जो रिसोर्सेज होते हैं वो जहाँ पे मिलते हैं उसको लोकलाइज मिलते हैं. ठीक है, यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह मिलते हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, विच आर फाउंड एवरीवेयर ऑन दी अर्थ सर्फेस. ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहेंगे. उसके बाद में हम बात ये तो सारे हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की. द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म्स हैव बीन चेंज. ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेज becoming resources when humans change their original form with the help of their skill and technology. For example, iron ore in its natural form was not a resource until and unless man learned to extract iron from it. The technology developed and used by human to do so is human made resources. आयरन ओर का एग्जाम्पल ही हम लेंगे कि आयरन ओर जब तक मिल रहा था तब तक वो कोई काम का नहीं था, जब तक ह्यूमंस ने ये नहीं समझा कि हम उससे आयरन निकाल सकते हैं और आयरन को कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो आयरन ओर से लेके आयरन तक बनाने के बीच की जो टेक्नोलॉजी है जिसने इसको डेवलप किया, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहेंगे. वो चीज़ें जो किसी भी नेचुरल रिसोर्स को इंसान के काम में आने लायक चीज़ बनाती है, वो जो बीच का प्रोसेस है वो पूरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स. ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. The most important and relevant source is human beings. It is the human beings who use their skill, knowledge, technology and labor to utilize the resource. Therefore, people are human resources. The development and economic prosperity of any nation mainly depends on how they are utilizing the available resources. It is the education and skill development of human beings that is known as human resource development. अभी आयरन ओर है, चाहे विंड है, चाहे टाइडल एनर्जी है, चाहे पेट्रोल है, ये सारी चीज़ों को यूज़ करने लायक किसने बनाया? ह्यूमंस ने बनाया. अगर ह्यूमंस अपना स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, लेबर यूटिलाइज नहीं करते तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट सम डंकी
द प्रॉपर डंकी इज़ गोइंग टू कम एंड वो आयरन ओर से आयरन बना देगा, ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये सारा काम करने वाला कौन है? ह्यूमन बींग्स है। तो ये जो ह्यूमन बींग्स है जो इन रिसोर्सेज को यूज़ करके हमारे लायक बनाते हैं, काम करने लायक बनाते हैं, इनको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इन्हीं लोगों को जब डेवलप किया जाता है, इनको स्किल डेवलपमेंट देके, इनको एजुकेशन देके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। जब आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, स्किल कर रहे हो ताकि वो आगे एक प्रोडक्टिव काम कर सके कंट्री के लिए, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो यू कैन क्लियरली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, योर क्वेरीज विल बी आंसर्ड। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।